हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आ गई हूँ फिर से आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर, और साथ ही साथ आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत अधिक स्वागत करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर सभी कार्य कर रहे होंगे और अपने नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रख रहे होंगे। अब तो आपने अपने मन में बसा लिया होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यस, और जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट, इसलिए बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से लेकर 8वीं तक की, मतलब कक्षा 7वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स। और साथ ही साथ न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हैं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, सभी प्रकार की गहना। कहीं नहीं भटकना है आपको, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। मैग्नेट ब्रेन्स है ना, सभी शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी आपको 100% फ्री। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूलि का काव्यखंड स्टार्ट कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं पार्ट 6 पर, क्योंकि हम पार्ट 5 मींस काव्यखंड के पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। मींस टोटल 5 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ टुडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, जो कि नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म लिखा है राष्ट्र कवि, बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म। ये जो कविता है वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही हिंदी साहित्य में इसका एक विशेष महत्व है और विशेष योगदान रहा है कवि का। इन्होंने इस कविता में क्या बताया है, क्या आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होगा? जनतंत्र का जन्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और तिरंगा है, जहां पर केसरिया, सफेद और हरित क्रांति मीन्स हरियाली के साथ ये तिरंगा है हमारा, जो हमारे भारत देश की आन बान और शान है। अब जनतंत्र का जन्म अर्थात जनतंत्र को और क्या कहते हैं? क्या प्रजातंत्र भी कहते हैं? क्या लोकतंत्र भी कहते हैं? क्या ये सभी जनतंत्र के पर्यायवाची होते हैं? यदि हाँ तो बहुत सही, आपने सही समझा कि जनतंत्र का जन्म अर्थात जब अंग्रेजों के लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे वीर सपूतों ने अपने आप को कुर्बान किया और मां भारती को आजाद कराया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ जनतंत्र का जन्म। उसी के बारे में, उसी से संबंधित कविता लिखी है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ने से पहले जानेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, जिनको जानकर आपको बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होंगी जो कि आगे चलकर भी आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। आइए चलते हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय की ओर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को हमारा शत शत नमन। और हम हिंदी के हर एक साहित्यकार को नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी रचना, कथनी, करनी और कलम के माध्यम से हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा, या यूं कहें कि मूल्यवान योगदान दिया। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है इनको। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 में सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ और निधन हुआ 24 अप्रैल सन 1974 में। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे एचई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक मतलब समझते ना, हेडमास्टर, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर भी रहे।
दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। वाह क्या बात है, हिंदी साहित्य को कितने अनमोल रत्न मिले हैं ना। लिखा है कि जितने प्रसिद्ध जितने बड़े ये कवि थे ना, कविताओं की रचनाएं भी अनूठी हैं, तो ना केवल ये कविताएं ही लिखते थे बल्कि गद्य में भी पारंगत प्राप्त है इनको, प्रवीणता प्राप्त है इनको। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हरे को हरिनाम आदि काव्य कृतियां एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट, पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि ये हैं गद्य कृतियां। ठीक है, अभी हमने क्या देखी थी, ये काव्य कृतियां थी, अब ये है इनकी गद्य कृतियां। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा आप, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि उन्हें किस पर मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सी रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उन्हें कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी रचना है उस पर उन्हें साहित्य अकादमी और उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया या सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। गजब, मतलब हम तो नतमस्तक हैं ऐसे रचनाकारों के जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से एकदम भारत के जन जन में जागृति की जागृति भी उत्पन्न की, साथ ही साथ ना केवल कविताएं बल्कि गद्य रचना में अपनी अमिट छाप छोड़ी। देखिए, आप देखिए यहां पर किस तरह से वे जब भी अपना वार्तालाप करते थे या जब भी अपने विचारों को व्यक्त करते थे, यहां पर आप देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन जी नजर आ रहे हैं और भी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार, कवि और लेखक विराजित हैं। और श्री रामधारी सिंह दिनकर जी जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है, वे यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे हैं। कितने मतलब लगन के साथ सभी उनको सुन रहे हैं और किसी को सुनना बहुत, अब क्या हम सबको सुनते हैं या हम हर एक की बातों पर ध्यान देते हैं? कहते हैं ना, नहीं भाई ये तो वेरी मच टॉकेटिव है, बहुत वाचाल है, लगो आ गया पकाएगा लगता है ना। ऐसे भी कुछ डायलॉग्स मिलते हैं ना हमें सुनने में। तो हम उनकी बातों को सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें हमारे जीवन के लिए मूल्यवान लगती हैं, जो मतलब कहते हैं ना गागर में सागर भर देने का काम जो करती हैं, वैसी बातों को हम अवश्य सुनते हैं और घंटों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतनी देर से इन बातों को या इन आवश्यक या अनिवार्य या यूं कहें महत्वपूर्ण बातों को सुन रहे थे। तो जब ये अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते थे तो सब लोग एकाग्रचित होकर सुनते थे, समझते थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि जो जनतंत्र का जन्म कविता है, इसमें कवि ने क्या क्या बताया है, किस तरह से इन्होंने ये बताया है कि अब अंग्रेजों तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। ये राजगद्दी जिस पर तुम विराजित हो ना लगभग 200 वर्षों से, अब इसको छोड़ दो, इसको गद्दी को खाली कर दो, क्योंकि अब हम आ गए हैं। हर भारतीय के मन में एक आशा की किरण जागी। और देखिए, तब ना कोई इंटरनेट था, है ना कोई टेलीफोन्स थे या मोबाइल फोन्स थे। तब क्या था जो जन जन के मन में जागृति उत्पन्न करता था? रचनाएं, जिसमें कवियों ने, रचनाकारों ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से संपूर्ण जनता में जागृति उत्पन्न की। पत्रिकाएं होती थी, कुछ मासिक पत्रिकाएं होती थी, कुछ दैनिक समाचार पत्र होते थे, उनके माध्यम से भारत की जो जनता थी उसके मन में जागृति या अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ ऐसी चिंगारियां उनकी जो जाकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिया। तो ये रचनाकारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रचना की है। यहां पर हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, जनतंत्र का जन्म, सुनिए उसमें क्या है।
दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अब यहां पर आया छायावाद, तो मैंने आपको बता दिया था छायावाद क्या है, जिसमें प्रमुख आधार स्तंभ है पंत प्रसाद वर्मा निराला, पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद वर्मा, लाली वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा जी, और निराला मीन्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहां पर ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब उत्तर छायावाद मीन्स छायावाद के बाद का युग, ठीक है, छायावादी युग के बाद जो युग आया उसमें कहते हैं उसे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं, वहां पर आ जाए छायावादी युग, आधुनिक युग, तो ये युग वो युग उत्तर छायावाद युग, तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर छायावाद युग। और उत्तर छायावाद का अर्थ होता है छायावाद के तुरंत बाद वाला युग, ठीक है। वे भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं, भारतेंदु युग और उत्तर छायावाद के कवि, ठीक है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। कहते हैं ना कि बहुत कार्य तो हम जब भी कुछ हम नया करने का सोच लेते हैं तो कार्य तो हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, उसको सफल होने में भी समय लगता है। एकदम से तो हमें सफलता नहीं मिलती ना, एकदम से तो हमें पहचान नहीं मिलती। हमें करते रहना है, बस कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है, और जब हम कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं तो पहचान अपने आप मिल ही जाती है। ऐसा ही हुआ ये कि उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत तो 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भाव से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रबंध, अब किस तरह की रचनाएं लिखी देखिए, प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत। अब यहाँ एक गीत अगीत एक कविता है इनकी, है ना, जिसमें उन्होंने गीत की परिभाषा बताई, फिर अगीत की परिभाषा बताई बहुत अच्छे से, कि जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं जिनको हम प्रकट नहीं कर पाते वो अगीत है, और गीत तो हम गा कर मतलब प्रस्तुत कर देते हैं और लोग उसको सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। अगीत क्या है, जो गाया नहीं जाता, जो मन ही मन में हम सोचते रहते हैं, कभी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, तो कभी भाव विभोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही किया। अब है प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीतिक, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। उनके जो साहित्य है उनमें तरह तरह, जैसे समाज के प्रति है, राजनीति के प्रति है, सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना भी दिखाई देती है। उनकी गद्य की रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तब भी उनमें बहुत सारी भावनाएं व्यक्त होती हैं। उनकी काव्य रचनाओं में भी ये साफ रूप से, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है कि जागो, अर्थात अब भाग जाओ अंग्रेजों, बहुत हो गया, अब तुम्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। ये जन जन में जागृति जब उत्पन्न हुई, हर एक के मन में जागृति की या स्वतंत्रता की चिंगारी जब उठी, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है कि अब गद्दी खाली करो, तुम्हारा वक्त हो चुका है, अब गद्दी पर हम विराजित होंगे। जनतंत्र मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जिसने अपने एक ऐसे प्रतिनिधि को स्वयं के वोट के द्वारा या अपने मत के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया जो उनका हितैषी है, जो सबका भला कर सके, जो सबके हित के बारे में सोच सके। ठीक है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस तरह से ये जनतंत्र या प्रजातंत्र का जन्म हुआ। अब पढ़ेंगे हम कविता, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कविता में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, काव्यों की मैं बात कर रही हूं, काव्य इतना आसानी से हमें समझ में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब हम फोकस्ड होकर नहीं सुनेंगे। सो प्लीज, आप सबसे कह रही हूं मैं, हाँ, आर्यन, शंभू जो भी हैं सब यहाँ पर, कीर्ति, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि ध्यान पूर्वक सुनिए और फुल्ली फोकस्ड रहिए,
ताकि बहुत अच्छे से एक एक शब्द का आप अर्थ समझकर उसको सुनकर समझ सके। ओके, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। क्या? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अंग्रेजों से खुली चेतावनी दे दी है भारतीयों ने, भारतवासियों ने, क्रांतिकारियों ने, जनता ने पूरा ऐलान कर दिया है कि अब बस बहुत हो चुका, अब तुम्हें यहां से जाना ही होगा, अब इस सिंहासन को, राजगद्दी को छोड़ना होगा। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पाठ जनतंत्र का जन्म से ली गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। समझ में आया? अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख। क्या आप दाल बाटियां खाई हैं जो कंडे में बनती हैं, या ओवन या उसकी खाई है? सब दाल बाटी खाई होंगी ना, जो कंडे राख मतलब कंडे में बनती हैं, उपले जिनको कहते हैं, गाय के गोबर से जो बनते हैं। तो अब जब मानो बाटियां सिक जाती हैं अच्छे से, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो राख ठंडी हो गई और हम बाटियां सेकने के बाद उस राख को हाथ में छू सकते हैं या हाथ लगा सकते हैं। गर्माहट तो रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वो राख ठंडी हो जाती है। लेकिन अब यहां पर क्या लिखा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई देती है। अचानक से उसमें चिंगारी दिखाई देती है, क्योंकि जनता में आजादी की लहर या चिंगारी दौड़ पड़ी है। क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। अब जन जागृति आ चुकी है। तुमने बहुत राज कर लिया, अब यहां से अलविदा कह लो और चले जाओ। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। हमारी जो मातृभूमि है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हमारी मातृभूमि जो है अब वो सोने का ताज अर्थात हर एक की आजादी का ताज पहनने के लिए तैयार है, व्याकुल है। राह छोड़ो, अब तुम हट जाओ यहां से, रास्ते को छोड़ो। समय साक्षी है, जनता के रथ के पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। जनता आपस में एक हो चुकी है, सभी के मत एक हो चुके हैं, किसी में कोई ऐसा मतभेद या मनभेद दिखाई नहीं देता है। सब के सब भारतवासी मिलकर उन अंग्रेजों का सामना करने के लिए एकदम से तैयार हो चुके हैं और कह दिया है कि अब तुम्हें राजगद्दी खाली करनी होगी, जाओ, हमारा रथ निकल चुका है राजगद्दी पर बैठने के लिए, सिंहासन करो खाली अब, क्योंकि जनता आ रही है। समझ में आया? नेक्स्ट है जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। अब यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कितने अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है कि जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर अत्याचार किया जाता था, जब भारतवासियों पर अंग्रेज जो सेना थे या पहरेदार थे वो कोड़े बरसाते थे, उन पर इतना अत्याचार करते थे कि कोई पशु पर भी क्या करेगा। कोड़े बरसाए जाते थे, दिन रात उनको न खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया जाता था। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जो तुम्हें लगता था ना अंग्रेजों से ये खुली चेतावनी है, वॉर्न किया जा रहा है कि अब तुम लास्ट चेतावनी है, अंतिम चेतावनी है, जिससे तुम मिट्टी की मूर्तें समझते थे ना, जिसे तुम समझते थे अरे ये ब्लैक इंडियंस ये क्या करेंगे, वही मिट्टी की अबोध, मतलब अबोध का मतलब जिसको कोई जानकारी ना हो, या साफ शब्दों में हम कहें अज्ञानी, जिनको वो अंग्रेज क्या समझते थे, ये ब्लैक इंडियंस एकदम बुद्धू है, बुद्धू, मूर्ख है, मूर्ख। तो वही मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जाड़े पाले, जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम, पाला मतलब जब एकदम ओस गिरती है खतरनाक, कभी कभी जब खेत में पाला पड़ जाता है तो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जाड़ा पाला अंग्रेजों के अत्याचारों के लिए कहा है, जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे।
और पूरी तरह से इतना अत्याचार, जैसे अंग अंग में सांप। जस्ट इमेजिन कि मान लो सांप लिपट गया है पूरी तरह से कई, और वो चूस रहे हैं, तब कैसा फील होगा, व्यक्ति की जान कहाँ रहेगी, ना तो वो मर पाएगा ना ही वो जीवित रह पाएगा। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, तब भी तुमने इतने अत्याचार किए, तुमने इतना प्रताड़ित किया, तब भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे उद्घोषित होते रहे। वही जनता अब तुम्हें पीछे धक्का देने के लिए आ गई है। आप सिंहासन करो खाली, जनता आ गई है। हम जब भी किसी पंक्ति का अर्थ लिखते हैं तो हमें ये लिखना होता है, ये नियम है कि हमें लिखना होता है कि ये कविता कौन सी पुस्तक की है, कौन इनके कवि हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पाठ, कौन सा पाठ है? हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 का पाठ 6 जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। वह जाड़े की रात में जाड़ा, पाले की रात में कसक, रुक रुक कर होने वाली पीड़ा, पीड़ा समझते हो ना, दुख दर्द जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, हमेशा सहती है। वह थोड़ा भी नहीं करती। ठंड से शरीर ऐसा कपकपाता है कि लगता है शरीर में हजारों सांप डस रहे हों। इतनी पीड़ा और दुख के बावजूद वह अपना दुख किसी से नहीं कहती है। अंग्रेजों को बिल्कुल खुली चेतावनी देते हुए कहते हैं। अब देखिए, जनता, हां, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? अब देखिए, जनता का यूं कहें तो जनता की कोई पहचान नहीं, लेकिन यदि जनता एक हो जाए तो जनता का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि मतलब एक उंगली और एक हाथ और बंद मुट्ठी, और कहते हैं बंद मुट्ठी खाक की, लाख की, और खुल गई तो खाक की। मतलब जो शक्ति एकता में है वो किसी में नहीं है। यहां पर यही बताया है कि किस तरह से अंग्रेजों का अत्याचार सहते सहते भारतीय जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और क्रांति की लहर दौड़ उठी कि बस बस, इनफ, बहुत हुआ, अब हम तुम्हारे अत्याचारों को नहीं सहेंगे। हाँ, वही जनता जो तुम्हारे समक्ष कुछ नहीं कह पाती थी, तुम्हारे अत्याचारों को सहती जाती थी, तुम्हारे कोड़ों को सहती जाती थी, तुम्हारे अपशब्दों को सुनती जाती थी, दिन रात क्या है उस कड़े पैरों को काल कोठरी में रहकर चुपचाप सुनते थे। क्यों? उसके पीछे कारण यह था कि वे उनमें सहन शक्ति थी, सहिष्णुता की भावना थी। थक जाओगे अंग्रेजों कोड़े चला चला कर, लेकिन हम हमारे मन में मां भारती के प्रति सम्मान की भावना रखे रहेंगे और तुम्हारे समक्ष कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। वेदना मतलब दुख। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? बहुत ही गहरा प्रश्न है। आखिर क्या कहना चाहती है जनता? इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी ने कहा है कि जनता सचमुच असह वेदना को सहकर जीती है। असह मतलब जो असहनीय है, इतनी कि हम लोगों के देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कभी ऐसी देशभक्ति से ओतप्रोत कोई कविता पढ़ लेते हैं या कोई मूवीज जब देखते हैं ना, और पूरी तरह से जब समर्पण भाव के साथ हम देखते हैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना कुछ देकर हमने आजादी पाई है। उस आजादी की कीमत को हमें हर समय चुकाना है, अर्थात हर समय उस आजादी की कीमत को अपने दिल और दिमाग में बसा कर रखना है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी कहते हैं कि जनता सचमुच असह वेदना सहकर जीती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती। कवि शपथ लेकर कहते हैं कि लंबी चौड़ी जीव की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहते हैं कि जनमत का सही सही अर्थ क्या है? कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। यह प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है। गूढ़ मतलब गहरा, गंभीर, सीरियस। तो वो यही हम सबसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर क्या है, क्यों इतना सहा जनता ने, क्या हुआ? कितनी सदियों, आपको पता है ना, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। 200 वर्षों में सदियां बीत गई, पीढ़ियां गुजर गई, बच्चे बूढ़े होकर पुनर्जन्म भी ले लिया, क्योंकि 2 सदी 200 वर्ष। उसके बाद भी अंग्रेजों ने अपनी अत्याचारी
या अपने जो क्रूर व्यवहार था उसको नहीं छोड़ा। उनकी सत्ता, उनका रौब यूं ही जमाते रहे। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, तब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। अब देखिए यहाँ पर दुधमुही मतलब जो दूध पीने वाला बच्चा होता है, वो उसको कुछ भी खिलौने से बहलाया जा सकता है। रो रहा है तो कुछ भी कह दो, अरे अरे ये वो आपके घर में भी होंगे, है ना, कहीं छोटे मोटे बच्चे। और खास तौर से वो बच्चे जब उनको बिल्कुल दो दांत दिखाई देते हैं, जो दंतुरित मुस्कान होती है वो इतनी मनोहारी लगती है। कवि ने लिखा है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। तो नन्हे से बच्चे को खिलौने देकर बहलाया जा सकता है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। अब यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। क्यों? कवि कहते हैं कि जनता फूल नहीं है कि जिसे जब चाहो तब सजा लो, या कोई दूधमुही बच्ची नहीं जिसे दो चार खिलौने देकर बहला लो। भारतीय जनता है ये, बुद्धिमान जनता है ये, उसी विश्व गुरु भारत की जनता है जो अपने मन में वेद पुराणों की शिक्षा को अपने मन और मस्तिष्क में बसाकर आई है। सो तुमने जो भूल की है ना इसको समझने की, क्या? अरे ये ब्लैक इंडियंस फूल, यहां पर उन्होंने अंग्रेजी में फूल कहा तो कवि ने कितने अच्छे शब्दों में फूल ही लिख दिया। पुष्प का यहां पर बताया कि कोई फूल नहीं जिसे जब चाहो तोड़ दो, सजा लो और मुरझा जाए तो फेंक दो। और कोई छोटा सा बच्चा नहीं जो हर एक खिलौने कुछ भी खिलौना देकर बहला दिया जाए। भारतीय जनता विद्वान हो, जहां पर भगवत गीता की रचना हुई, जहां पर वेद पुराणों की रचना हुई, जहां पर सदियों से विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था भारत, उसी भारत की जनता है जिसे तुम मूर्ख समझने की मूर्खता कर चुके हो। ठीक है, अब यहां पर जनता को हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है, ना कि अपने कोड़ों से, ना कि अपने दुष्कृत्यों से। यदि जीतना है, राज करना है तो जनता के दिलों तक पहुंचना होगा। परंतु सुनो अंग्रेजों, तुमने जो किया है उसको अब हम कभी माफ नहीं करेंगे और अब तुम्हें गद्दी खाली करनी होगी और छोड़कर जाना होगा भारत देश को, क्योंकि जनता अब राजगद्दी पर बैठने के लायक हो गई है। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला है, लेकिन होता भूडोल बवंडर आते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी बढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन करो कि जनता आने वाली है। सिंहासन करो मतलब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए कवि ने कितने अच्छे शब्दों को पिरोकर यहां पर बताया है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। अब जिस जनता को तुमने मूर्ख समझने का, या यूं कहे जिस जनता को, भारतीय जनता को तुमने मूर्ख समझने की जो मूर्खता की है ना, उससे थोड़ा ऊपर उठो, क्योंकि भारतीय जनता मूर्ख नहीं है। कभी कभी, ये ध्यान से सुनना आप लोग, कभी कभी हम किसी को समझने में नासमझी कर देते हैं और हमें लगता है कि अपने सामने वाले शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। जब हमने समझ लिया कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, और हम हो जाते हैं यहां से लापरवाह, और उसी लापरवाही का फायदा उठाकर शत्रु अपना फन फैलाकर आ जाता है और हमें डस लेता है। अंग्रेजों ने भी वही भूल की। उनको लगा ये ब्लैक इंडियंस क्या हम पर काबू करेंगे, ये तो हमारे सामने छू तक नहीं करते, उफ तक नहीं करते, इनको तो हम अपनी जूठों की नोक पर रखेंगे। इस तरह से उनकी जो मतलब इस तरह से, लेकिन उन्होंने क्या भूल कर दी। लेकिन होता भूडोल बवंडर आते हैं, हर समय एक सा नहीं रहता। आखिर कब तक कोई अत्याचार सह सकता है, आखिर कब तक कोई प्रताड़ित हो सकता है। कभी ना कभी तो उसको अपने आप को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है ना। कि लेकिन होता भूडोल बवंडर आते हैं, कभी कभी बवंडर आते हैं, तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी बढ़ाती है, और जनता में जब आक्रोश की भावना आ जाए, कोपाकुल मतलब कोप कुल,
कोप भवन मतलब जहां पर क्रोध या दुख से ऐसा मतलब क्रोधित जब हो जाती है, भ्रुकुटी बढ़ाती है। क्रोध में हम देखते हैं ना, हमारी भौहें एकदम चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, एकदम कहते हैं ना, और गुस्से से लाल हो रही हैं आज तो लाली। ठीक है, तो यहां पर कवि ने यही बताया है कि जनता का जब आक्रोश बढ़ जाता है, तब जब किसी का क्रोध या किसी के मन पर मन जब आहत हो जाता है, तो वो कहते हैं ना, जो देवी या जो दुर्गा है, जो बिल्कुल शालीन है, शीतल है, वो काली का रूप भी तो धारण कर लेती है। ठीक, तो यहीं पर जनता जब कोपाकुल भ्रुकुटी बढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब सुन लो चुपचाप से, उनका नाद सुनो, उनका स्वर सुनो, उनके रथ के पहियों की आवाजें सुनो, और ये सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि अब जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जनतंत्र के जन्म से लिए हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि जनता के पास शक्तियां होती हैं, बिल्कुल बहुत शक्तियां होती हैं। जनता जब हुंकार भरती है, जब उसके मन में क्रांति की भावना जागृत होती है, तब क्या हो जाता है, भूकंप सा आ जाता है। एक कविता की पंक्ति सुनी है क्या आपने, जिनको महानायक अमिताभ बच्चन जी की आवाज में है कि ना कब तक, आखिर कब तक, मतलब वो क्या थी सभा सन्ने सब लोग डरे। अच्छा, एक कृष्ण जी की कविता, चलो मुझे अभी याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहां पर यही है कि जब हुंकार करती है और जब जनता के मन में आक्रोश की भावना या क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो अच्छे अच्छे लोगों को रफू चक्कर कर देती है। बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता, जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। समझ में आया? इस प्रकार से उन्होंने कहा। अगली पंक्तियां हैं, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से तेज हवा में उड़ता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, यह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता की शक्ति को बताया है, एकता के बल को उन्होंने इस कविता में बताया है, जनतंत्र को बताया है कि जब जनता एक हो जाती है, एकता की शक्ति को बताया है कि जब हम मिलकर एक हो जाते हैं तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी शत्रु उसको हरा नहीं सकता, हराने की तो छोड़ो, डिगा तक नहीं सकता। यही बताया है उन्होंने कि हुंकारों से महलों की नींव तक उखड़ जाती हैं। जब हुंकार ली जाती है, जब आवाजें आती हैं, जब बुलंद नारे लगाए जाते, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है, तो सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, सांसें तेज चलती हैं, और जो तुमने जो सिर पर ताज पहन के रखा है ना, वो भी इतनी तेज सांसें रहती हैं कि वो भी उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, अब कौन है जो जनता की राह को रोके, समय में भी ये ताकत नहीं है। तुम जो सोच कर बैठे थे कि अब तो भारत हमारा है, अब तो पूरी तरह से ये हमारा ही रहेगा हमेशा के लिए, तो इस बात को भूल जाओ। जैसे जिधर जाती काल उधर ही मुड़ता है, जहां पर एकता के साथ जनता जाती है, काल भी उधर ही मुड़ जाता है। अब तुम्हें सिंहासन खाली करना पड़ेगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने कहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव तक उखड़ जाती हैं, जनता की सांसों के बल से राज मुकुट हवा में उड़ने लगते हैं। समय में वह शक्ति नहीं जो जनता की राह को रोक सके। समय से यहां पर उन्होंने अंग्रेजी सरकार को कहा है, ठीक है। जनता जैसी चाहती है, समय भी वैसी ही करवट लेता है। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब हम ठान लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं अपनी जीत, तो समय को भी हमारे समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है, परिस्थिति को भी हमारे सामने हार माननी पड़ती है। बस हौसलों में बुलंदी चाहिए, हौसले में वो शक्ति चाहिए
जिसको कोई भी डिगा ना सके, जिसको कोई भी झुका ना सके। यही है एकता का बल, यही है जनतंत्र का महत्व या शक्ति। अगली पंक्तियां हैं। अब 2 शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंधकार बिता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। बस यहां पर फिर कि 2 शताब्दी मतलब 200 वर्षों तक राज किया अंग्रेजों ने, किस तरह से, और उनको अब ये हो गया कि अब तो भारत हमारा ही है, अब भारतीय जनता कुछ नहीं कर सकती, वो भला क्या करेंगे, मूर्ख हैं, इस तरह की गलतफहमी बसाकर अंग्रेजी शासन बैठ गया हाथ पर हाथ रखकर। और जब जनता का खून खौला और जब जनता में क्रांतिकारी की लहर दौड़ी, तब वो कुछ नहीं कर पाया। उसने अंधकार को चीरकर प्रकाश का चयन किया। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने कहा है कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों का अंधकारमयी समय अब बीत चुका है। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धरा पर उतर रहे हैं। ये जनता की शक्ति है, ये एकता की शक्ति है, ये देश भक्ति है, जिसके शक्ति के सहारे या जिसके सहारे भारतीय जनता में वो जोश, वो उमंग, वो उत्साह की लहर दौड़ गई है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। सबसे विराट, विराट मतलब सबसे बड़ा जनतंत्र, सबसे बड़ा जनतंत्र, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 कोटि मतलब 33 करोड़। जब भारतीय जो जनता थी, भारत की आबादी थी, वो 33 करोड़ थी। ठीक है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। क्या पंक्तियां लिखी हैं, मतलब वाओ। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। हर व्यक्ति, जनता मतलब हर एक व्यक्ति उस राज मुकुट का हकदार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने आप को आगे कर उस मातृभूमि नामक जो हवन था उसकी आहुति के लिए तैयार कर दिया। उसमें जरा सी भी ये संकोच नहीं था या डर की भावना नहीं थी कि अरे मैं क्या करूं, मैं नहीं जाऊंगा, यदि मुझे कुछ हो गया तो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक लेता हूं। नो, हर एक के मन में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जागृत हुई, तभी तो कवि ने लिखा है कि अब किसी एक राजा का राज तिलक नहीं होगा, हर एक व्यक्ति का राज तिलक होगा। इसलिए 33 कोटि सिंहासन तैयार करो, क्योंकि हर सदस्य राजा है। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, जिसमें जनता का ही शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। भारत स्वाधीन हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि रियली मतलब बहुत अच्छी फील आ रही है। यह लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है। उनके लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। इसलिए अब अंग्रेजों तुम्हें तो जाना होगा और सिंहासन खाली करनी होगी। जिस जनता को, जिन भारतीयों को तुम एकदम समझते थे, आज देखो उनके बल और उनके पौरुष की शक्ति को। ललकारा जब भारतीयों ने अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों के पांव के नीचे से मानो जमीन सरक गई, खिसक गई। उनको लगा अरे ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या है। समझ ही नहीं पाए कि भारतीयों में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना उत्साह, इतना जोश, इतनी उमंग आई कहां से। यही हाँ, पंक्तियां याद आई मुझे बच्चन साहब जी की, आपने सुना होगा। स्त्री पर लिखी थी उन्होंने कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी। फिर है
चूनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा। चूनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चूनर उड़ी, अगर तेरी चूनर उड़ी तो एक भूकंप आएगा। बहुत प्यारी ये पंक्तियां हैं और उसके माध्यम से उन्होंने ये बताया था कि स्त्री जाति का जो उस समय से जो बिल्कुल तुच्छ समझा जाता था, निम्न समझा जाता था, उपेक्षा की जाती, तो उस पर ये पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मैं आपको पूरी कविता सुनाऊंगी एक दिन, ठीक है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मूर्ख मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। वाह दिनकर जी, नमन करते हैं हम राष्ट्र कवि दिनकर जी को, जिन्होंने इतनी मर्मस्पर्शी कविता लिखी। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, किसे ढूंढ रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो कि किसी राजमहल में छुपकर बैठे होंगे भारत के वो शक्तिशाली योद्धा? क्या सोचते हो कि मंदिर या राजप्रसादों या महलों में बैठे होंगे वो ऐश फरमा रहे होंगे जो भारत पर राज करने वाले हैं? अरे मूर्ख, हमारे जो भारतीय हैं ना, वो देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, हमारे जो भारत के वीर जवान हैं वो कहीं आराम से आलस्य में डूबे हुए नहीं हैं। वो तो हर एक उस पल को पत्थर तोड़ तोड़ कर, कहते हैं ना, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। यहां पर यही बताया है कि किस तरह से हर एक भारतवासी समय को गिन रहा था, पल पल काट रहा था कि अंग्रेजों को कब भगाना है, अंग्रेजों को भगा कर रहना है, अंग्रेजों को भगा कर रहना है। देवता कहीं मंदिर और राजमहलों में नहीं मिलेंगे भारत के, वो तो मिलेंगे खेतों में, खलियानों में। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं? मंदिरों राजमहलों तहखानों में देवता तो नहीं मिलेंगे। वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर और खेत खलियानों में काम करने वाला किसान है। अर्थात कवि ने जनता को वास्तविक देवता कहा है। बिल्कुल, मजदूर एक कविता है। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित वार धरा पर मैंने स्वर्ग, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बसाए। तो ये जो हर एक जनता की जो शक्ति है ना, उसको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिसके मन में दूसरों की उपेक्षा करने का भाव जब पनप जाता है ना, तब समझिए उसमें कहीं ना कहीं मूर्खता प्रवेश कर रही है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा, किसी को मूर्ख और किसी को निम्न या किसी की उपेक्षा या निंदा करने की बात दिमाग में लाना भी मत। पंक्तियां हैं। फावड़े और हल राज दंड बनने को है, धूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही अद्भुत पंक्तियों के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता की रचना की और अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीय जनता को कराया दूर। फावड़ा समझते हो आप? फावड़ा एक जिससे मिट्टी और इस तरह का रहता है ना, मतलब सीधा ऐसा ऐसा। और हल, खेत में हल, और आपने ऐसे देखे हैं? यदि आपने देखे होंगे, क्योंकि मैंने ये सब देखा है, अच्छे से चित्र नहीं बना पा रही, लेकिन हल इस तरह से रहते हैं। यहाँ पर दो बैल और इसी में लगा रहता है। जैसे पहले ट्रैक्टर्स या कल्टीवेटर्स वगैरह नहीं होते थे तो इन्हीं से खेती की जाती थी। यहाँ पर बैलों को बांध दिया जाता था, ठीक है, और खेती की जाती थी। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं क्या है। चलो अच्छा, थोड़ा सा बैल बनाकर बताऊं, कोशिश करती हूँ। सोचो, सुनो सुनो। कुछ इस तरह से, ठीक है, जस्ट इमेजिन।
तो हल या जो रहते थे, नहीं बनाना सही, इस तरह से, ठीक है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत सह लिया है अब तुम्हारा अत्याचार, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब तो तुम्हें भारतीय सिंहासन या भारत भूमि को छोड़ना होगा और यहां से जाना होगा, क्योंकि जनता में आक्रोश आ चुका है, जनता में स्वतंत्रता की लहर दौड़ चुकी है, जनता क्रांतिकारी हो चुकी है और अब तुम्हें यहां से जाना ही होगा। और हर एक भारत का जो व्यक्ति है, भारतीय जो जनता है, इसलिए लिखा है कि जनतंत्र का जन्म हो चुका है। जनता के मन में तुम्हारे प्रति जो भावनाएं थी वो अब उसने विकराल रूप धारण कर लिया है, विराट रूप धारण कर लिया है। अब तुम्हें वो टिकने नहीं देगी, इसलिए सिंहासन खाली करो। अब तो जनता आ रही है और तुम्हें अब यहां टिकने नहीं देगी। देखिए, इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपुत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है। कहते ना, मिट्टी में तेरी मिट्टी, मतलब जब हम मातृभूमि का जब तिलक करते हैं ना मिट्टी से, गांव में। अच्छा हाँ, एक और बात लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा मुझे कि गांव सभी ने, मतलब रियल में, वास्तविक रूप में आप सभी ने खेत देखे हैं, हल देखे हैं, एक बैलगाड़ी में कभी सवारी की है, या कभी मिट्टी से कोई खिलौने विलौने बनाए हैं, तो प्लीज बताना, ठीक है। क्योंकि हमने बचपन में किया है ये सब, बैलगाड़ी में भी बैठते थे, मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे, वो बहुत मजे से, बहुत अच्छे से खेलते थे, धूल में कहीं भी कुछ भी ऐसे, तो वो सब हुआ है। तो ऐसा लगता है ना कि ये बहुत अच्छा है। ओके, अब लिखा है यहाँ पर, अर्थात धूल ही स्वर्ण है, रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता अब स्वयं आ रही है। क्या पंक्तियां थी, क्या कविता है दिनकर जी की, जिसको पढ़कर एकदम भारतीय स्वतंत्रता की भावना मन में जाग उठी। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा मैं आपको हर एक कविता, हर एक कहानी, हर एक पार्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करती रहूंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। मैग्नेट ब्रेन्स जो भारत का नंबर 1 चैनल बन चुका है, ये आपका रुझान है, मेरा कहना नहीं है। आपने ही ये बिल्कुल पहुंचा दिया है उसको शिखर पर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% बेस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूं मैं, 100% फ्री प्रोवाइड करता है एजुकेशन ऑनलाइन, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से आप हर एक विषय के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे हिंदी तो है ही, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय के वीडियोस आगे की क्लासेस में आप बिल्कुल, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी या केमिस्ट्री जिनको हम कहते हैं, उनके वीडियोस भी 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री है। तो बने रहना आप मैग्नेट ब्रेन्स पर। कुछ भी आपको सर्च करना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। यदि आपको क्लास 10th गोधुली पढ़ना है तो आप लिख दीजिए क्लास 10th गोधुली हिंदी, उससे रिलेटेड आपको जो भी पढ़ना है, जैसे पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है तो पाठ्यक्रम जैसे ही क्लिक करोगे वीडियो आ जाएगा, ध्यान से देखोगे, समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे और तुरंत आप उनका लाभ उठा सकें। शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, हम यूं ही कनेक्टेड रहें हमेशा के लिए। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेटेड रहो, उस पर भी आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी रहती है, तो उसमें हम अपडेटेड रहेंगे। तो हमें पहले से, कहते हैं ना, समय से पहले हमें जीत हासिल करनी है, वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।